हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। और हम लोग सीटीपी की सीरीज़ जो अपनी चला रहे थे उसमें हम लोगों ने विकास के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, विकास के बारे में बहुत कुछ जाना, ठीक है, और वृद्धि और विकास को पढ़ा। और अब हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक जो कि है वंशानुक्रम और वातावरण, इसकी बात करने वाले हैं आज। और मैंने आप लोगों के कमेंट्स को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और अच्छे से क्लास को कंटिन्यू रख सकूं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण को आज पढ़ेंगे। वंशानुक्रम क्या है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है। वंशानुक्रम को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी और वातावरण को क्या कहते हैं हम लोग? इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम तो आपने जाना ही होगा, मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बात किया कि जो हमें अपने पूर्वजों से मिला हुआ है वो उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है, उसे हम कहते हैं वंशानुक्रम। और वातावरण तो आप सभी लोग जानते हैं, जो कि पर्यावरण जिसे कह सकते हैं, एनवायरनमेंट, ठीक है। हमें सभी विशेषताएं वंशानुक्रम से मिलती हैं और उन्हें आकार वातावरण देता है, ठीक है। हमें जो सारी अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जो भी हम जैसे भी चलते हैं या जैसे हम बोलते हैं या जैसे हमारा दिमाग वर्क करता है या जो भी सारी चीज़ें हैं, वो हमें विशेषताएं किससे मिली हैं? वंशानुक्रम से। लेकिन उन्हें आकार कौन देता है? वातावरण देता है, ठीक है। तो हमें सभी विशेषताएं वंशानुक्रम से मिलती है और उन्हें आकार कौन देता है? वातावरण देता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं वंशानुक्रम के बारे में, या जिसे हम कहते हैं आनुवांशिकता, हेरिडिटी। और फिर हम लोग बात करेंगे बाद में वातावरण के बारे में, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ वंशानुक्रम की बात करेंगे। आनुवांशिकता में माता पिता और अन्य पूर्वजों से प्राप्त सभी संरचनाएं और विशेषताएं और क्षमताएं शामिल हैं, ठीक है। तो जो आनुवांशिकता में हम लोग को हेरिडिटी में माता पिता और अन्य पूर्वजों से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जो भी गुण हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो सभी संरचनाएं, विशेषताएं और जो क्षमताएं हैं वो शामिल होती हैं, ठीक है। आनुवांशिकता मानव के विकास के लिए आधार प्रदान करती है। आनुवांशिकता क्या होता है? अब जैसे मानव का विकास किस पे निर्भर करता है, हम लोगों ने पढ़ा था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे। तो जब जो भी हमारा सभी पक्षों का विकास होता है या हम लोग का जो मेनली शारीरिक विकास होता है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, हम वृद्धि किस पे डिपेंड करता है? हमारा आनुवांशिकता पे, कि हम कैसे बढ़ रहे हैं, हमारी हाइट कितनी है, हमारे मम्मी पापा की कितनी हाइट है, उस पर भी कभी कभी हमारी अक्सर हमारी हाइट डिपेंड करती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मम्मी पापा की हाइट नहीं है उतनी, लेकिन बच्चे जो हैं वो लंबे आपको देखने में मिल सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसका सिद्धांत अलग होता है। और वो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से लिंक होते हैं, इसलिए उनमें ये वाली विशेषताएं होती है कि वो लंबे होते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, आनुवांशिकता मानव के विकास के लिए आधार प्रदान करती है। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवांशिकता कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो भी एक बच्चे को अपने माता पिता से मिलता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। वो उन्हें विरासत में मिली है, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो कि हमारे पूर्वज, ठीक है, पूर्वज, और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, तो इन दोनों के गुण एक बच्चे में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो गुण आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? वो आते हैं जीन्स के द्वारा, ठीक है। जीन्स पैंट वाला जीन्स नहीं, ये जीन्स वाला जीन्स है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पितृक। तो जो हमें अपने पेरेंट्स से, माता पिता से जो भी हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो किससे के थ्रू प्राप्त हुई है? तो वो जीन्स के थ्रू प्राप्त हुई हैं, ठीक है, जीन्स के थ्रू। जीन्स क्या है? माता पिता से बालक में विशेषताओं को हस्तांतरित करने वाला, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जो भी विशेषताएं हम लोगों को अपने माता पिता से, जो हम लोग कहते हैं कि ये हमें जो अपने ये कोई भी अगर मान लीजिए बीमारी है, कभी कभी होता है, तो हम लोग कह देते हैं ये जनरेशन की वजह से हमारे यहाँ पहले से चलती चली आ रही है। तो वो होता क्या, वो किसके थ्रू आता है? जीन्स के थ्रू आता है, ठीक है।
अगर आप यूपी टेट की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो यूपी टेट के साथ ही आपकी ये स्टडी गाइड आती है जो है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। इस स्टडी गाइड में आपको जितने भी आपके यूपी टेट में सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, वो पांचों सब्जेक्ट आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेंगे। और बेहतरीन दोस्तों ये आपकी बुक है यूपी टेट की प्राथमिक स्तर की प्राइमरी लेवल की साथ ही ये बुक है, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर 5 तक की कक्षा के लिए यह बुक आपकी बनाई गई है। सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है, इसमें 3000 आपको क्या मिलेंगे, अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और ये क्या है, विश्लेषण चार्ट सहित आपको देखने को ये बुक मिल जाएगी। जिसकी दोस्तों मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार से ये बुक रहने वाली है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका सिलेबस दे रखा है कि किस किस सिलेबस पर कितने कितने नंबर की दोस्तों चीज़ें आनी है। ये 30 नंबर की बाल विकास है, ऐसे ही भाषा 2 में हिंदी है, ये 30 कितने नंबर की है, ठीक है। ऐसे ही सब चीज़ें दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इस बुक का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस प्रैक्टिस सेट पे दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, देखिए ये प्रैक्टिस सेट है आपका, ये तो स्टडी गाइड होगी जो मैंने डिस्कस की थी। ये आपका क्या है, यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है जो 1 से लेकर 5 कक्षा तक के लिए है। और बेहतरीन दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, 7 सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो इनको परचेस कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बायो की तरफ चले जाते हैं कि बायो की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल जो कि है, तो उसमें मेल में जो हमारा होता है पितृकोश और फीमेल में होता है मातृकोश। मेल में क्या होता है स्पर्म और फीमेल में क्या होता है ओवम। इन दोनों के जो है मिलने से क्या होता है जायगोट जो है उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं संयुक्त कोश, ठीक है, उसे हम कहते हैं संयुक्त कोश। फिर है कि जायगोट क्या है, सबसे छोटी मानव कोशिका। फिर उसके बाद जो है वो शिशु जो है वो उसकी प्रोसेस होती है, शिशु बनना शुरू होता है। तो उसके पहले सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, वो संयुक्त कोश बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम लोग इसके वंशानुक्रम के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जो ये जायगोट है इसे कहते हैं डिम्ब। इसके अंदर क्या आता है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स आपने सुना होगा, गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 पेयर्स में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो क्या है, जायगोट के अंदर आते हैं आपके क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा कि जीन्स के थ्रू ही आपके जो पूर्वजों से हमें जो गुण प्राप्त होते हैं वो किसके थ्रू प्राप्त होते हैं, जीन्स के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, जायगोट के बाद आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर है आपके जीन्स होते हैं, ठीक। तो जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या कितनी होती है टोटल, वो होते हैं 46, ठीक है, 46 उनकी संख्या होती है। और जो कि होते हैं जोड़े में कितने होते हैं, 23, ठीक है। पेयर में कितने, 23 पेयर में होते हैं, ठीक है। गर्भधान के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जायगोट, ठीक है। मेल और जो ये जो है फीमेल। अब हम कुछ देख लेते हैं कि जो कि हम कैसे एक मेल और एक फीमेल डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं कि जो 22 हमारे क्रोमोसोम होते हैं और प्लस एक जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। और जो 22 होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स। मतलब ये जो 22 होते हैं ये फीमेल में भी होंगे और मेल में भी होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है ये डिसाइड करेगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। तो जो 22 हमारे ऑटोसोम्स हैं उनका कार्य क्या होता है, उनका कार्य होता है शरीर का गठन करना, उसका आइस का कलर, उसकी हाइट, और उसका जो कलर है तो वो किस पे डिपेंड होता है कि उसके मम्मी पापा किस तरह के हैं, तो वो जो हमें पूर्वजों से प्राप्त होता है। तो ये हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। ये लड़की और लड़के में सेम हो सकते हैं, ठीक है, 22 जो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। लेकिन जो हमारा एक ये जो हमारा होता है जिसे हम कहते हैं एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम, और जो फीमेल में होता है वो होता है एक्स और एक्स। ये आपने पढ़ा ही होगा पहले कहीं अपने 10th या 9th में, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। फिर जो बॉय होता है वो होता है एक्स प्लस वाई, और जो गर्ल होता है वो गर्ल होती है वो होते हैं एक्स प्लस एक्स। और इसके निर्धारणकर्ता कौन होते हैं, वो होते हैं फादर, ठीक है।
क्योंकि मेल में ही आपको वाई देखने को मिलेगा ना, तो निर्धारणकर्ता और तो फादर ही होंगे। जब हमें बॉय अगर जन्म होगा तो उसमें एक्स प्लस वाई होंगे क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये यही सेम चीज़ आपकी फ़ीमेल में होती है कि ऑटोसोम्स जो हमारे 22 होते हैं वो शरीर का गठन करते हैं, आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ये सब ये डिसाइड करते हैं आपके जो 22 ऑटोसोम्स होते हैं। अब ये हम मतलब कि जो हमारे पिता होते हैं या उनसे मैच करेंगे, या तो माता जी होती हैं उनसे मैच करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं गुणसूत्र संबंधी जो समस्या होती है। कुछ समस्या होती है गुणसूत्र संबंधी जो कभी कदार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। जो हमारा पहला है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र का ना होना या गायब हो जाना। महिला केवल एक एक्स गुणसूत्र के साथ जन्म लेती है, ठीक है। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये किस में हमको दिखाई देगा? जनरली महिलाओं में, ठीक है। तो महिलाओं में ही दिखाई देगा। उसमें उनमें क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र के साथ जन्म लेती हैं। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21वें गुणसूत्र में कमी होती है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा जाता है आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स में, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं तो उनमें भी पूछ लिया जाता है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, साइंस में पूछ लेते हैं। तो वो होता है 21वें गुणसूत्र में कमी। और इसको याद करने का तो तरीका बहुत ही आसान है। जैसे ये अगर 21 लिखा है और हम इसे अगर लिख दें उल्टा 2 करके और ये 1, तो ये बन गया डा। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम के में हम लोग कुछ और जो है वो डिटेल्स देख लेते हैं। वंशानुक्रम के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया हम लोगों ने, कुछ और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो भी देख लेते हैं। वंशानुक्रम के पिता कौन है? वो हैं जॉन ग्रेगर मेंडल, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पढ़ता पापा है, ठीक है। वंशानुक्रम के पिता कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल है, आपको इसे जरूर याद रखना है। फिर है ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, ये भी देख लेते हैं हम लोग। मटर के पौधों पर अपने काम के माध्यम से वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की। तो जो मेंडल जी हैं उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर अपना जो है वो मतलब उसको उस पे काम किया था और फिर उससे जाना था कि वंशानुक्रम कैसे होता है। तो मटर के पौधे पे से उन्होंने जाना था। और ये पूछ लेते हैं कि कौन से पौधे से, तो मटर के पौधे से। उन्होंने कहा कि जीन जो हैं वो कैसे आते हैं, जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं, और प्रत्येक माता पिता से अलग इकाइयों के रूप में विरासत में मिले हैं, ठीक है। तो ये हमने जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में जाना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में टेट के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो फ्रांसिस गैल्टन थे, इन्होंने वाइड रेंज की बात की। अब वाइड रेंज क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो मान लीजिए ये है चाइल्ड एक, ठीक है, और है क्या हमारे मम्मी और ये हैं पापा जी, ठीक है। तो जो चाइल्ड में कुछ चीज़ें होती हैं, मान लीजिए हाफ चीज़ें मदर की आती हैं जो भी गुण होते हैं, और जो कुछ आधी चीज़ें होती हैं वो हमें अपने पिता से प्राप्त होती हैं, ठीक है। फिर फिर जो है मदर के बाद जो होती है 1/4 जो है नाना जी से, और जो 1/4 है वो नानी जी से। तो ऐसे करके ये नाना जी के जो मम्मी पापा होंगे 1/8 उनका, और ये नानी जी के जो मम्मी पापा होंगे उनका, फिर ये उनके भी मम्मी पापा। तो कभी कभी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो बच्चे में कुछ जो गुण होते हैं वो हम लोग देखते हैं मम्मी पापा से तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो गुण होते किसके हैं? कभी कभी वो इतनी दूर के जो हमारे होते हैं पूर्वज, एंसेस्टर्स जो भी हमारे इतने दूर के हैं, कभी कभी उनसे डायरेक्ट कुछ केसों में इनमें गुण बच्चे में चले जाते हैं। तो ये आपको चीज़ समझ में आई कि जो हम लोगों को बच्चों में कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती हैं जो उनके मम्मी पापा में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। हम लोग कभी कहते हैं कि जैसे कुछ काफ़ी चेंजेस, बच्चा एकदम अलग ही है, कुछ ज़्यादा ही होशियार है, तो वो क्या होता है हम लोगों के कहीं ना कहीं
हमारे पूर्वज की ही निशानी होती है और हम लोगों को अपने पूर्वजों से ही वो प्राप्त होता है, कुछ केसों में डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे फादर के केस में भी हो सकता है आपके कि उनके जो फादर के मम्मी पापा हैं और जो उनके मम्मी पापा या तो उनसे भी कुछ ना कुछ मान लीजिए हम लोगों को गुण देखने को मिल जाते हैं बच्चे में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, वाइड रेंज क्या है जो फ्रांसिस गाल्टन का। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं ट्विंस कॉन्सेप्ट। अब ट्विंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो कि जुड़वा हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है कि कभी कभी हम देखते हैं ना कि जो ट्विंस हम जन्म लेते हैं, तो ट्विंस कॉन्सेप्ट दो तरह का होता है। ये है समरूप जुड़वा और एक होता है गुणभेद जुड़वा, जिसे हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक, और ये है डाइजाइगोटिक। ठीक है, तो समरूप जुड़वा की कुछ विशेषताएं हैं वो हम जानेंगे क्या होती हैं। एक अंडाणु से विकसित होते हैं, ये जो हैं वो एक अंडाणु से विकसित होते हैं, एक दूसरे के सदृश होते हैं। आपने देखा ना बहुत सारे ट्विंस जो होते हैं वो बहुत सिमिलर दिखाई देते हैं, हम पहचाना ही भूल जाते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा, मतलब दो और कौन अलग अलग, मतलब एकदम देखा होगा जैसे मूवीज़ में होता है या कभी कभी हम सामने ही देखने को मिलता है, एकदम सिमिलर से बच्चे होते हैं, तो क्या एक दूसरे के एकदम सदृश होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समरूप जुड़वा कहते हैं। ठीक है, हमेशा एक ही लिंग के होते हैं। समरूप जुड़वा में क्या होगा, हमेशा एक ही लिंग के होंगे दोनों लोग, या तो बॉयज़ होंगे तो दोनों बॉयज़ होंगे, या अगर गर्ल्स होंगी तो फिर दोनों गर्ल्स होंगी। गुणभेद जुड़वा क्या होता है, दो पृथक अंडाणु से विकसित होते हैं बच्चे, इनमें एक भाई और एक बहन होता है, मतलब कि दोनों में लिंग का परिवर्तन होता है, एक जो है भाई होगा, दूसरी क्या होगी, उसकी बहन होगी। ठीक है, तो ये गुणभेद वाले जुड़वा हैं, बच्चे हैं दोनों ट्विंस। तो ये हमने समझा ट्विंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, समरूप जुड़वा और गुणभेद जुड़वा। तो हमने जो वंशानुक्रम के बारे में काफ़ी सारी बात किया। अब वंशानुक्रम के जो है वो सिद्धांत हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, और इसमें क्या है, वातावरण के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है, जो भी गुण हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, वो किसके थ्रू प्राप्त होते हैं, मतलब हमको जो पूर्वजों से भी हमें जो भी विशेषताएं मिली हैं वो किसके द्वारा मिली या किसके थ्रू मिली हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और प्लीज़ आप लोग आंसर मतलब दीजिएगा ज़रूर, जिससे पता चले कि जो पढ़ाया जा रहा है वो कुछ समझ में भी आ रहा है। और हाँ, नोट्स तो डे बाय डे बनाइए, प्लस डे बाय डे उसको याद भी कीजिए। जब भी आप नई वीडियो को देखें तो प्लीज़ पुराने वीडियोस को या जितने भी नोट्स आपके बन गए उनको एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर आएँ, क्योंकि वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहती हैं और चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा होती जाएंगी। अभी तो मान लीजिए 20 या 25 मिनट की जो भी इसके अंतराल में भी मतलब अंदर वीडियोस रहती हैं, तो आप लोग इसे अभी से याद कर सकते हैं। फिर अचानक सारी चीज़ें नहीं याद कर पाएंगे, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिर सारे सब्जेक्ट आपको देखने हैं। तो जैसे जैसे वीडियोस जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं उनके साथ साथ ही आपको याद करते चलना है। और जो जैसे हमारा अगर टॉपिक कंप्लीट होगा ये डेवलपमेंट वाला, तो इसके क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपको करा देंगे। प्लस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं सारी चीज़ें बोर्ड पे कैसे लिख सकती हूँ, फिर सारी चीज़ें तो नहीं लिखी जा सकती ना, बोर्ड पे प्रैक्टिस इतना नहीं करा सकते हैं। तो आप लोग बुक से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।